नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। इंदौर में 8 नए मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि होने से सरकार चिंतित भी नजर आ रही है। वहीं प्रदेश में रोजाना मिल रहे मरीजों में भी ज्यादा इंदौर में ही मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इंदौर आगे है, जिससे इंदौर एक बार फिर हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बढ़ते संक्रमण का असर अब पंचायत चुनाव पर भी दिखाई दे रहा है। सियासी असर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कोरोना का असर भी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक आपको इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी कि कोरोना बढ़ रहा है, तो अगर हो सकता है तो पंचायत चुनाव टाले जाने चाहिए। सरकार ने पंचायत चुनाव टाल भी दिया है। अब ऐसे में सवाल है कि ओमिक्रॉन की एंट्री से मध्य प्रदेश में क्या खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग क्या बढ़ाने की अब दरकार महसूस होती है। इंदौर कहीं फिर हॉटस्पॉट तो नहीं बन रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार आखिर कितनी तैयार है। सियासत के साथ कोरोना में भी कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव टालना एक वजह तो नहीं है। इससे इतर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि पंचायत चुनाव टाले जाने के बाद भी क्या ओबीसी के मसले पर सियासत कम होती दिखाई दे रही है। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओमिक्रॉन से अब तक अछूता रहे मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 केस मिले हैं। ओमिक्रॉन के सभी मरीज इंदौर के हैं। 6 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, 2 अस्पताल में भर्ती हैं। 3000 लोग विदेश से इंदौर आए थे। 3000 लोगों में 1000 लोगों की जांच की गई। विदेश से आए 26 लोग पॉजिटिव मिले थे। संक्रमित मिले 26 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। विदेश से आए 26 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जिसकी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। साथ ही उन्होंने इससे नहीं घबराने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। हमें लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम। सरकार की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं, लेकिन इंदौर एक बार फिर हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। यहाँ ओमिक्रॉन के मिलने की वजह से ही नहीं, इंदौर के आंकड़े भी चिंतित कर रहे हैं। एमपी में शनिवार तक 24 घंटे में 41 केस आए। इंदौर और भोपाल कोरोना के हॉटस्पॉट बन रहे हैं। इंदौर में 19 केस के साथ सबसे ज्यादा संक्रमित मिले। भोपाल में 11 मरीज मिले हैं, जिसमें 6 साल का बच्चा भी शामिल है। उज्जैन में 5, खरगोन में 2, सिंगरौली, बालाघाट, मंदसौर और दतिया में 1-1 मरीज मिले। शनिवार तक प्रदेश में 252 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 252 एक्टिव केस में से 120 इंदौर में हैं। प्रदेश में 25 दिनों में 511 संक्रमित मिल चुके हैं। 25 दिनों में सबसे ज्यादा इंदौर 206 और भोपाल में 187 संक्रमित मिले। भोपाल में शनिवार तक 71 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है। सरकार ने सियासी कारणों के साथ बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनाव टाल दिए हैं। सरकार ने पंचायती राज चुनाव अध्यादेश वापस ले लिया है। इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। ओबीसी को आरक्षण मिले, इसके लिए यही रास्ता था कि हम ऑर्डिनेंस विड्रा करें, और ऑर्डिनेंस विड्रा होने से चुनाव रुकेंगे, और हम नए सिरे से फिर इस बात की कोशिश करेंगे कि अब जो चुनाव हो वो उसमें ओबीसी को आरक्षण मिले। अभी कांग्रेस के कारण ओबीसी के आरक्षण पर रोक लग गई थी, और ये जो अपराध और पाप कांग्रेस ने किया है, इसको प्रदेश का ओबीसी समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। ओमिक्रॉन की प्रदेश में भले ही एंट्री हो गई हो, सरकार इसको लेकर अलर्ट भी है, लेकिन लोगों को भी अलर्ट पर रहने की जरूरत है, क्योंकि जब तक प्रदेशवासी कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक सरकार के प्रयास सफल नहीं होंगे और न ही तीसरी लहर की आशंका गलत साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आज
दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन हम उन्हें एक साथ जोड़कर इस मसले पर चर्चा करेंगे। एक तरफ पंचायत चुनाव टालने के लिए अध्यादेश सरकार ने वापस ले लिया है, तो दूसरी तरफ ओमिक्रॉन की मध्य प्रदेश में एंट्री भी हो चुकी है। अब ये दोनों मसले इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कुछ दिनों पहले तक, यानी कि आप ये कह लीजिए कि कल तक बीजेपी की तरफ से और अन्य राजनीतिक दलों से भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अगर मध्य प्रदेश और देश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन की संख्या में इजाफा हो रहा है, तब फिर पंचायत चुनाव को टाल देना चाहिए। और इस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है कि अगर पंचायत चुनाव को टालने के लिए अध्यादेश वापस ले लिया गया है, तो फिर क्या यह माना जाए कि ओबीसी पर हो रही सियासत थम सकती है? ये दोनों मसले बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज ज्वाइंट रूप से इस पर डिस्कशन करते हैं। चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल अग्रवाल हमारे साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सिसोदिया साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अमीनुल खान सूरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सूरी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिसोदिया साहब शुरुआत आज आपसे ही करते हैं और सवाल ये रहेगा कि इन पंचायत चुनावों को टालने वाला अध्यादेश वापस लेना क्या कोरोना की वजह से जरूरी था या ओबीसी आरक्षण के लिहाज से राजनीतिक मजबूरी था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन के अंदर अपना वक्तव्य दिया था और अशासकीय संकल्प के माध्यम से भी यह बात दोहराने का हमने काम किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में ओबीसी की भागीदारी के बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग के भाग लिए बिना किया जाना हम नहीं चाहते हैं और उसी दिशा में हमने एक कदम उठाने का काम किया। आप देखेंगे कि हमने वो अध्यादेश आज वापस लेने का काम किया। तो सर उसको लाने का उद्देश्य क्या थी, उसको लाने की मंशा क्या थी? अगर ये पहले से तय था तो फिर उसको लाने की जरूरत क्या थी? उसको लाने की जरूरत यह थी कि कांग्रेस के समय में जब उन्होंने भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से परिसीमापन किया था पंचायतों का, तो उसके अंदर जो गड़बड़ियां हुई थी, उन गड़बड़ियों के साथ साथ में ये देखने में आया था कि भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से पंचायतों के कार्यक्षेत्र में अननेसेसरी हस्तक्षेप करने का काम किया और लगभग 1000 से ज्यादा पंचायतों को प्रभावित करने का काम उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था। परंतु जब हम चुनाव में गए थे तो हमने चुनाव में ओबीसी का आरक्षण यथावत रखने का काम किया था, जो कि 25.8% था और मध्य प्रदेश के अंदर 2014 के मान से, उस रोटेशन के मान से चुनाव संपन्न होने जा रहे थे, जिसका कैलेंडर आ चुका था। परंतु कांग्रेस 5 बार हाई कोर्ट में और 2 बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने का कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने काम किया और इस पूरे प्रकरण को उलझाने का काम किया। गैर संवैधानिक मेरा सवाल यह है कि जब 2014 के रोटेशन प्रणाली के साथ आप लोग चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, तो कहां गलती रही, कहां दिक्कत रही, कहां कमी रही? अधिकारियों ने आप लोगों को गलत फीडबैक दिया, गलत तरीके से समझाया, गलत जानकारी दी, तब जाकर एक नया अध्यादेश लाकर चुनाव कराने की तैयारी हो गई थी, या फिर कुछ ऐसा पेच फंसाने की कहीं ना कहीं मंशा थी कि चुनाव और आगे बढ़ जाए, इसलिए इस तरह की बातें निकलकर सामने आई? क्योंकि आरोप तो कांग्रेस यही लगा रही है। पेच तो कांग्रेस ने फंसाया ना साहब। हम कोर्ट जाते तो हमने पेच फंसाया माना जाता। मैं वही तो बता रहा था कि 5 बार उच्च न्यायालय और 2 बार उच्चतम न्यायालय, कौन गए? कांग्रेस गई। और कांग्रेस ने वहां अपनी जो मांग रखी कि असंवैधानिक तरीके से चुनाव हो रहे, उस मांग के आधार पर उन्होंने स्थगन मांगा, स्थगन नहीं मिला, उस मांग को माननीय न्यायालय ने खारिज करा। अगर असंवैधानिक तरीके से चुनाव नहीं हो रहे थे, तब तो फिर अध्यादेश लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एक बार ही प्रश्न करेंगे ना, या प्रश्न करते रहे आप? मेरी बात तो आ जाए, मेरी बात ही पूरी नहीं होने दे रहे हैं। नहीं तो सर, तो मैं कैसे बोल पाऊंगा? प्रश्न आप लोग भी सदन में करते हैं सर, मैं तो आप लोगों से कर रहा हूं, तो मैं कैसे बात रखूंगा? आप बीच में बोल के मुझे रोकने का प्रयास कर रहे तो ठीक है। नहीं तो आप नाराज मत होइए, मेरी बात तो पूरी आ जाए, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने दे रहे हैं। अगर वो मेरे सवाल से घूम रहा है, सेंटेंस ही पूरा नहीं होने दे रहे हैं। अगर आपका मेरा उत्तर मेरे सवाल पूरा नहीं हो रहे हैं, अगर आपका उत्तर मेरे सवाल से डाइवर्ट हो रहा है, तो क्या मैं मुझे ऐसा लग रहा है? अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, जो है मैं कुछ देर इंटरप्ट नहीं करूंगा। खाली बोलना चाहते हैं आप, बोलिए, हम सुन लेते हैं। नहीं, आपको ही बोलना है सर, मेरा सवाल हम दर्शक बन जाते हैं साहब, हम दर्शक बन जाते हैं। सिसोदिया साहब पहली बार डिस्कशन में नहीं, आप मेरे साथ आए हैं। सिसोदिया साहब, मेरा एक सेंटेंस तो पूरा होने दे भाई। आप मेरे साथ पहली बार डिस्कशन में नहीं बैठे हैं। सिसोदिया साहब, आप
पूरक प्रश्न का जवाब आप भी एक देते हैं। सेंटेंस पूरा नहीं होने तो, देना हाँ मेरा। तो चलिए बोलिए मेरी आपत्ति है। बोलिए। अच्छा बोलिए, आप फिर मेरा मैं एक आपसे सवाल सेंटेंस तो पूछ रहा पूरा हूँ। होने, एक सेंटेंस चलिए पूरा नहीं बोलिए होने दे रहे बोलिए। आप। अच्छा बोलिए तो कैसे बात करें? बोलिए। आप ही बोल दीजिए, हमें नहीं बोलना। नहीं, बोलिए, हमारा बोलिए। पक्ष खाली जान दीजिए। बोलिए। नहीं खाली जाने दीजिए। आप एक हाँ तो सेंटेंस चलिए, पूरा फिर मेरे नहीं करने सवाल दे का रहे हैं। जवाब दे दीजिए। सवाल ये है कि हाँ। जिस अध्यादेश को जरूरी आप नहीं कि मैं लोगों ने आपके सवाल वापस का लिया जवाब है, जरूरी नहीं नहीं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं। ये जरूरी है कि नहीं मैं तो क्या मेरी बात रखूं। जनप्रतिनिधि की ये मंशा जरूरी नहीं है कि मैं आपकी सवालों बात का जवाब दें। दूं। जरूरी ये है कि मैं मेरी बात को रखूं कि हमने क्या किया और हम क्या चाहते हैं। सर आप लोग तो मंच पे रख लेते ना, फिर डिस्कशन में आते ही क्यों हैं? भाषणों में दे तो दीजिए। आप लाइव अगर आप लोगों को पत्रकारों के सवाल के जवाब ही नहीं देने हैं तो सर आप लोग भाषण कर लिया करिए। जा रहे हैं ना। नमस्कार। इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है सिसोदिया साहब। तो ये बीजेपी के नेता थे सिसोदिया साहब, जो सवालों पर इतने नाराज हुए कि वो डिबेट छोड़कर चले गए हैं। कोशिश करेंगे उनको वापस से जोड़ने का प्रयास करें। सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूरी साहब, सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर जब आप लोगों को पता था कि इस तरह के मसले को लेकर आप लोग कोर्ट जाएंगे, इस तरह के मसले को लेकर सवाल उठाएंगे, तो पंचायत चुनाव तो रद्द होने ही थे। के विपरीत हो रही है, संविधान का गला घोटने का काम हो रहा है, एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। तो उसके लिए न्यायालय की शरण में कांग्रेस पार्टी गई थी। आपने परिसीमन बदल दिया 2019 का, उसके खिलाफ गई थी। और महत्वपूर्ण बात था, अगर आप 2014 के परिसीमन के हिसाब से भी चुनाव करा रहे हैं तो जो संवैधानिक नियम है आपको रोटेशन कराना चाहिए था। जो आरक्षित सीटों का था आपने वो रोटेशन नहीं कराया। कहीं ना कहीं फिर हम इस पे गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ा वर्ग का हक छीनने का काम किया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। और आज चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो, वो लड़ाई का फल निकला। और जो हमारे ओबीसी भाइयों का हक मांगने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे, चुनाव रद्द होकर हमारे ओबीसी भाइयों का वो हक छीनने का काम रुका। अब आप विषय तो यही तो सवाल हम लोग बार बार कर रहे थे ना सर, कि आप लोग जो बार बार कोर्ट जा रखे हैं, जो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रखे हैं, उसकी वजह से जो तैयारियां चल रही हैं पंचायत चुनाव को लेकर, जिस तरह की तैयारियों में ओबीसी वर्ग लगा हुआ है, वो तो फंस जाएगा सर। अरे आप मुझे बताइए, संविधान की हत्या होने दी, जो नियम है रोटेशन से चुनाव होना चाहिए, वो अगर सरकार नहीं करा रही है तो क्या संवैधानिक सारी चीजों को बंद कर दें, न्यायालय नहीं जाए, अपना कर्तव्य नहीं निभाएं? आप बताइए क्या हमने गलत किया? तो सर अपने शासनकाल में करा लिए होते, अगर उसी उद्देश्य से तो रोटेशन किया था ना सर आप लोगों ने। अगर उसी उद्देश्य से रोटेशन किया था तो फिर चुनाव भी करा लेने चाहिए थे। देखिए साहब, उस समय जो स्थिति बनी 15 माह की, आपने 14 के हिसाब से परिसीमन कर रहे हैं तो भी रोटेशन बनता है ना। आप 19 का नहीं कर रहे, हमारा रद्द कर दिया परिसीमन, कोई बात नहीं। 14 के हिसाब से भी कर रहे हैं वही परिसीमन से, तो भी आरक्षण का रोटेशन बनता है संविधान के हिसाब से। वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, इसलिए हम कोर्ट गए। अब आप बात समझिए, पहले आपने रोटेशन नहीं किया, परिसीमन तोड़ा, फिर पिछड़े वर्ग का आपने हक छीनने का काम किया। आप कहीं ना कहीं इसमें बड़ी मंशा समझिए, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और अन्य विधानसभा चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ की हालत पतली है, यूपी का चुनाव भी ओमिक्रॉन के कारण आगे बढ़ेगा। कल नरेंद्र मोदी जी सुबह बहुत बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में करते हैं और शाम को आके जनता को संबोधित करते हैं ओमिक्रॉन के लिए। आप प्रधानमंत्री का व्यवहार देखिए। अब सवाल उठता है मध्य प्रदेश नहीं तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सर, क्या कांग्रेस वहां पर रैली और आयोजन नहीं कर रही? क्या समाजवादी पार्टी वहां पर कोई आयोजन नहीं कर रही? चलिए इसका भी जवाब ले लीजिए, आप मेरे को कंप्लीट नहीं होने देंगे। सरकार के पास आंकड़ा है कि ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है, ना समाजवादी पार्टी के पास आंकड़ा है, ना प्रियंका गांधी जी के पास आंकड़ा है, ना कांग्रेस सरकार कहीं पे कांग्रेस पार्टी सरकार बता रही है कि ओमिक्रॉन के इंदौर में 8 केस। कांग्रेस पार्टी को तो जानकारी नहीं है जो सरकार में होगा। जब प्रधानमंत्री जी सुबह रैली कर रहे हैं, अगले दिन रैली कर रहे हैं और शाम को आके ओमिक्रॉन की बात कर रहे हैं, मैं उस विषय पे कह रहा हूं क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें मालूम है क्या हो रहा है। अब आप मेरी बात समझिए, आप मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के नाम पे चुनाव कर रहे हैं, ओमिक्रॉन की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य आयुक्त का आप उसी दिन ट्रांसफर कर रहे हैं। जब एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, ओमिक्रॉन से आपको लड़ना, कैसी दिशा और निर्देश है, किस तरह की आपकी प्लानिंग है, आप स्वास्थ्य आयुक्त का आज ही ट्रांसफर कर देंगे। जो आदमी 2-2.5 साल से स्वास्थ्य विभाग को चला रहे, 2 लहरों पे ओमिक्रॉन के लड़ चुके हैं, यानी ये कोरोना के लड़ चुके हैं, आज उनका ट्रांसफर कर दिया। अब एक बहुत गंभीर विषय वो भी मैं उठाना चाहता हूँ। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत अनुरोध किया था बूस्टर डोज का हो, 60 साल के लोगों का आके तत्कालीन घोषणा कर। माननीय प्रधानमंत्री जी का आंकड़ा है कि भारत सरकार में
लगभग 16 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनते हैं। 11 करोड़ आपका कोविडशील्ड बनता है और 2.5 करोड़ का आंकड़ा संसद में दिया हुआ है कि कोवैक्सीन बनता है, और उसे बाद में दिसंबर में उन्होंने किया 5 करोड़ 80 लाख बनते हैं। ठीक है। अब कल माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया 60 साल के ऊपर के लोगों को लगेगा, 15 से 18 साल के को लगेगा, हमारे जितने भी हेल्थ अरे वर्कर सर, फिर हैं वही उन बात होती है ना, सबको आप लोग तो पिछले बार भी आप लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर यही तमाम सवाल उठाए थे। अरे व्यवस्थाएं भी तो कोई होती है ना सर, लगाने वाला कौन है? आप और हम चल के लगाएंगे क्या इंजेक्शन लोगों को? यही तो बात होती है ना सर, कुछ तो भी सवाल खड़े कर लेते हैं आप लोग। नहीं, कोई मतलब नहीं सर, आप सुनने की आदत रखिए। बिल्कुल सर, आपको 4-5 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया, आप ही बोल रहे हैं सर, 5 मिनट से ज्यादा आपको वक्त दिया और आप बोल रहे हैं सुन नहीं रहे। नहीं, आप भी सिसोदिया जी जैसे मत करिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास, भट्ट सर का एक कमेंट ले लेता हूं सर, लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। बट सर, सवाल ये उठता है कि आखिर अगर इतना बड़ा फैसला अध्यादेश वापस लेने का सरकार ने लिया, तो क्या ये कोरोना का भी एक मसला था इसमें, या फिर एकमात्र इसकी वजह यही थी कि सिर्फ पंचायत चुनावों को रद्द कर ओबीसी आरक्षण के मसले को और ओबीसी वर्ग को साध लिया जाए वापस? ओमिक्रॉन का खतरा कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी जो जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे ओमिक्रॉन को एक बचाव का साधन बना लिया है सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी। मसला है ओबीसी का, और दोनों पार्टी ओबीसी की तरफ अपने आप को उसका रहनुमा साबित करने की कोशिश कर रही है। जो कोर्ट की बात है, वो कोर्ट का मसला जो है वो सिर्फ रोटेशन को लेकर था, उसमें कहीं ओबीसी को रोकने की कोई बात नहीं थी कांग्रेस। तो रोटेशन का आपने पालन किया, जबकि पंचायत अधिनियम में स्पष्ट है कि आपको हर 5 साल में रोटेशन करना है, और उस रोटेशन को अगर आप नहीं करते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप फिर से अधिसूचित कर दीजिए, और जो ओबीसी की सीटें हैं उनको आप जनरल कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वोटों की जो राजनीति है उसके तहत अब सरकार ने एक संकल्प भी लिया था, जिस बात कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया कि हाँ साहब, बिना ओबीसी के हम आरक्षण नहीं होने देंगे। तो ये तो उसी समय पता लग गया था जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप चुनाव इस तरह से नहीं कर सकते असंवैधानिक रूप से, और आप आग से मत खेलिए। उसी समय पता लग गया था और ये स्पष्ट हो गया था कि अब ये चुनाव नहीं होगी, क्योंकि जब तक 27% आरक्षण की बात निर्णय नहीं होता उस पर, और जब एक बार सुप्रीम कोर्ट आज से 10 साल पहले इस बात को कह चुका है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण किसी भी स्थिति में नहीं दे सकते, और 2 जजों की खंडपीठ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद भी हर बार हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अपने आप को पिछड़े वर्गों की और SC/ST का रहनुमा साबित करने के लिए आरक्षण की बात करती है, वो जाके फिर कोर्ट में वो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहने को ये हो जाता है कि ना हमने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या करें, हमारे कोर्ट से हाथ बंधे हुए हैं। तो ये जो टोटल बात हुई, क्योंकि अभी जो नरोत्तम मिश्रा जी ने भी ये कहा था अभी एक बयान में कि चूंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा और चुनाव से ज्यादा इंसान की जान ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये चुनाव मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाना चाहिए। जबकि BD शर्मा कह रहे हैं कि हम आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने देंगे, तो ये भी विरोधाभास है। तो मुझे तो लगता है कि टोटल ये जो चुनाव का स्थगित हुआ है उसके पीछे सीधे ओबीसी का मसला है, क्योंकि प्रदेश में बहुत बड़ी जनसंख्या ओबीसी की है, और हर पार्टी चाहती है कि ओबीसी उसके पक्ष में हो। सर, इसका नफा नुकसान आखिर कैसे देखा जाएगा? इसका नफा नुकसान क्या होगा? बीजेपी को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? कांग्रेस को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, देखिए, नुकसान तो उन लोगों का हो रहा है जो बहुत लंबे समय से चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए, कोई सरपंच बने, कोई जनपद अध्यक्ष बने, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बने। आप देखिए कि नगरीय निकायों के चुनाव भी 21 महीने से नहीं हुए। उन तमाम नगरीय निकायों में न महापौर है न पार्षद है। अब आम आदमी जो अपने क्षेत्र की जनता है, जो वो अपने समस्याओं के लिए किसके दरवाजे पे जाए? नौकरशाही से तो आप किसी बात की उम्मीद कर नहीं सकते, और तमाम नगर निगमों में, जिला पंचायतों में नौकरशाही का राज चल रहा है। तो नुकसान तो आम जनता का भी हो रहा है, और दूसरी बात है कि जो प्रत्याशी उम्मीदवार है उनका भी हो रहा है। पार्टियों को बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए 21 महीना बहुत होता है किसी भी संस्था में, अगर जनप्रतिनिधि नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? आप बताइए ना कि जनता किसके पास जाएगी? और पूरी तरह से नौकरशाही हावी है, किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करते। तो इसमें टोटल जो बात है वो यही है कि ओबीसी आरक्षण जब तक हम नहीं देंगे, जब तक हम चुनाव नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रहते आप ये कैसे कर सकते हो 27% आरक्षण?
तो इसमें बहुत से कानूनी पैच और इसी कानूनी पैच के मद्देनजर ये स्थगन का जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है। अब लगता है कि थोड़ा और इंतजार अब इसके लिए करना होगा। अब जब रद्द हुए गए तो फिर से रोटेशन प्रणाली लागू होगी, फिर उसके बाद एक लंबा इंतजार अब पंचायत के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। जी सर, मैं लौटता हूं आपके पास। राहुल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, उनका एक कमेंट ले लेते हैं। राहुल जी, एक तरफ लगातार हम कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव रद्द करने का फैसला अगर लिया गया है तो क्या इससे कहीं कुछ हद तक थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी? एक और दूसरी चीज एक और महत्वपूर्ण ये है सर, कोल्ड अटैक तो है ही, इसके साथ साथ अगर कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम कि ये कोरोना के सिम्टम हैं या फिर कोल्ड के हैं? देखिए, डिफरेंशिएट दो चीजें। एक तो कोई भी कॉज ऑफ सोशल गैदरिंग, कोई भी वजह जिसकी वजह से सोशल गैदरिंग ज्यादा हो, वो अगर हम अवॉइड करें तो अच्छा ही है। तो जैसे अगर ये चुनाव रद्द होते हैं और गैदरिंग कम होती हैं तो उससे ऑब्वियसली नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांस कम हो जाएंगे। सेकेंडली, जो आपने बोला कि कोल्ड से अपन डिफरेंशिएट करना, प्लेन कोल्ड से डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट है एंड इसके अभी सिम्टम साइंस भी काफी कुछ अभी सामने आएंगे। जैसे कि अगर जो अभी तक माना जा रहा था कि आपके सेंस ऑफ स्मेल अगर गई मतलब कोविड, हम उसको टेस्ट करें नहीं करें, कहीं में नेगेटिव भी आ रहा है, सेंस ऑफ स्मेल गई है तो मतलब कोविड। ऐसे इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं, कफ, कोल्ड, खराश, वो डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, सिवाय आप एक इमीडिएट एंटीजन टेस्ट, अच्छी कंपनी का एक एंटीजन टेस्ट करा लें। दैट इज द ओनली वे कि हम उससे पता कर सकें। बट अगर साइन सिम्टम लग रहे हैं तो अपने आसपास जो भी फिजिशियन है, ईएनटी सर्जन है, उनको दिखाएं और उनको चेकअप कराएं। वही सोल्यूशन है। जी बिल्कुल, मैं लौटता हूं सर आपके पास। सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अपनी बात भी रखिएगा। इसके साथ मेरा भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम लगातार इस तरफ डिस्कशन कर रहे हैं और लगातार एक्सपर्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, भविष्य में चुनौती और ज्यादा नजर आ सकती है, तो क्या ऐसा लगता है कि आप लोग को कि देश में तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होकर चुनाव आयोग से ये सिफारिश करनी चाहिए कि कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि कोविड टाइम में चुनाव कम से कम ना हो? उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी एक बड़ा सवाल। पहले भी स्पष्ट किया कि ये सरकार के पास आंकड़े हैं और हमारे लिए चुनाव से ज्यादा जरूरी हर जगह हमारे लोगों की जान है। 2 लहरों में हम हमारे कई प्रियजनों को गंवा चुके हैं। चुनाव 2-3 महीने बाद भी हो सकते हैं, पर ये सरकार के पास आंकड़ा है कि क्या स्थिति है। जी। मेरे को और विपक्ष और जनता विशेषकर ये जानना चाहती है, सरकार जो घोषणाएं कर देती है उसके लिए सरकार की क्या प्लानिंग है। जो मैं सवाल पूछ रहा था कि 95 करोड़ वैक्सीन लगानी है, 16 करोड़ आप महीने में बनाते हैं, आपके पास 4 करोड़ का स्टॉक है, 10 करोड़ आपको मैट्रिक के कारण विदेशों में देना है और जो आपके पास आना है वो टोटल 0 तरह का आंकड़ा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की 10 जनवरी के बाद, उसकी पूर्ति कैसे होगी? क्योंकि हमको हमारे लोगों को चाहिए क्या प्लानिंग है। आप आके जो हमेशा, चाहे शिवराज सिंह चौहान साहब हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अभी हमने देखा अनुपूरक बजट में 400 रुपए आदिवासियों के लिए 21,000 करोड़ में से रखे गए और एक तरफ आदिवासी और जनजातियों के लिए शिवराज सिंह चौहान साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो यही सवाल है विपक्ष का कि आप जो घोषणाएं कर रहे हैं वो पूर्ति कैसे होगी? क्योंकि 2 लहरों में हम हमारे कई खास लोगों को आपने देखा है, अभी जो कोविड वैक्सीनेशन हुआ है उसकी पूर्ति हुई नहीं हुई देश में? अभी भी स्थिति अगर सिंगल डोज और सेकंड डोज दोनों को मिला लिया जाए तो हम 50% अचीव कर पाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 30 सितंबर इसकी गाइडलाइन दी थी, उसके बाद नवंबर हुई और उसके बाद दिसंबर। तो वैक्सीन की कमी है या लोगों की इच्छा शक्ति की कमी है जो लगवा नहीं रहे? सर, आज की स्टेज में तो अगर माना जाए तो कई लोगों की इच्छा शक्ति की कमी। मैं ये नहीं बोलूंगा। आपके पहले सवाल का तो आंसर मिल गया ना सर, पूर्ति पर्याप्त है? नहीं, आप समझ ही नहीं पाए। आप समझिए कि अभी एक साथ 10 जनवरी से वैक्सीन लगना 95 करोड़ लोगों को और आपके पास है 18 करोड़। तो जब लोग पहुंचेंगे बूस्टर डोज लगवाने 60 साल के ऊपर, हेल्थ वर्कर, और 15 से 18, तो आपकी प्लानिंग क्या, आप कैसे उस सोर्स को पूरा करेंगे? या आप मान के चल रहे हैं कि जैसी अनअवेयरनेस और जैसी वो चीजें रही पहले सिंगल डोज और पहले वैसे ही रहेगा,
न 95 करोड़ में से 10 करोड़ भारतीय लगवाने आएंगे और हम बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा के वाहवाही लूटने का काम करेंगे और देश में लोगों की वैसी लाइन लगेगी। समझ के विचार विमर्श किया गया होगा ताकि इस तरह की स्थितियां दोबारा न बने। खैर, चूंकि समय का अभाव है, मैं इससे ज्यादा वक्त आप लोगों को दे नहीं पा रहा हूं, पर्याप्त वक्त न दे पाया हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। हालांकि सिसोदिया साहब चले गए नाराज होकर, उनसे भी माफी एक बार मांग लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक निवेदन यही है कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।